बीते दिनों भाजपा ने 3 राज्यों में जीत हासिल की है विधानसभा चुनाव में। उसको लेकर कई बातें हो रही है। 2024 लोकसभा को लेकर भी और भी बहुत कुछ। एक राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई है। तो उन तमाम बातों को लेकर अभी राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी से अभी हम बात करेंगे कि आखिर क्या अब करेगी आईएनडीआईए घटक दल। जो एक बैठक थी उसका डेट भी बढ़ चुका है। नीतीश कुमार पर कई तरह की बातें हो रही थी तो नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया। उन तमाम बातों को अभी हम जरा समझेंगे। और एक परिचय यह भी है कि तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रहे हैं। सर, जिस प्रकार से इंडी अलायंस जो नरेंद्र मोदी अमित शाह बोल रहे थे कि यह कभी भी अब मतलब कि बिखर जाएगी, टूट जाएगी, ऐसी तमाम बातें इस चुनाव परिणाम के बाद कैसे देखते हैं आप? लोगों का जो घटक दल है वह अब कैसे इसको लेकर कई सवाल हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस चुनाव को, इस रिजल्ट को डिकोड करने की ज़रूरत है। जी। ये चुनाव परिणाम कैसा था, क्या था, इसके अंदर छुपा हुआ डेटा क्या कहता है। तो कल राज्यसभा में हमारे आरजेडी के राज्यसभा के सांसद मनोज झा जी ने बात करते हुए एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आप जनता के समस्याओं को भले ही ना सुलझा पाएं, या आपकी जो आर्थिक नीति है उसमें जनता कहीं नहीं है, लेकिन आप चुनाव जीतने का तिलिस्म जो है वो जानते हैं। तो ये तिलिस्म को ना अगेन डिकोड करने की ज़रूरत है। तो कांग्रेस ने भी तो तिलिस्म अपनाई ही थी, जातीय जनगणना करेंगे ऐसी तमाम बातें कही ही थी। तो देखिए, जनता नहीं सुनी समझी है। बीजेपी की इस समय की जो फोकस जो है वोट लेने का, तो इस देश में 112 डिस्ट्रिक्ट है जिसको नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, जी। जहाँ पर कि शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज, ये जितने जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें ये डिस्ट्रिक्ट्स मोस्ट बैकवर्ड हैं देश में। और इस डिस्ट्रिक्ट्स को नीति आयोग एक तरह से फोकस करती है। अगर आप बीजेपी का परफॉर्मेंस देखें, चाहे वो राज्यों के चुनाव में देखें या लोकसभा के चुनाव में देखें, तो इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी का परफॉर्मेंस बाकी जगहों से बेहतर होता है। अब यह है कि ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इन डिस्ट्रिक्ट्स को क्यों चुना गया? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट्स में लोग गरीब थे, हर तरह से बैकवर्डनेस थी, और वहाँ पर जो राजनीति है वो है कि गरीब को और गरीब बना के रखो। ये कौन चाहती है? ये आरोप कांग्रेस पर लगता है कि नहीं, ये मोदी जी लगाते हैं। ये भाजपा की राजनीति है कि गरीब को, आप डेटा देख लीजिए, आप इलेक्शन कमीशन से निकाल कर देख लीजिए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं और जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं उसमें किसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार थी ना सर। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया नीति आयोग के द्वारा, जी। और केंद्र की योजनाओं से उन्हें लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन फोकस क्या है कि गरीब को गरीब बना कर रखो और उसको लाभार्थी बनाओ। आज इस देश में 83 करोड़ लोगों को हर एक महीने 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। तो ये बताइए कि हम जो बात करते हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएंगे, 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएंगे, अगर इस पूरी अर्थव्यवस्था में आम आदमी फिगर ही नहीं करता है, तो ये आम आदमी की सोच से, उसकी जातीय जिंदगी से इतर कोई आर्थिक विकास हो सकता है क्या? और इसीलिए ये जो लाभार्थियों का है, आप अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करें तो आपको पता चलेगा कि इनको सबको लिस्ट थमाया जाता है, फील्ड लेवल के वर्कर्स को, कि ये लोग हैं, ये परिवार है जिन्होंने को इन योजनाओं का, इन रेवड़ी, एक बीच मिनट, में एक जी। मिनट, इन रेवड़ियों का फायदा हुआ है, अच्छा, इसको बन ताकि जाइए, बोर्ड में बन उसको जाइए। आप भुनाइए, उसको वोटर बनाइए।
तो ये देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आप विकास की बात ही नहीं करते हैं जब वोट की बात है। तो ये जो गरीब है उसको गरीब बनाकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसको प्रलोभन देकर उसका वोट लेना, ये तो हमारे लोकतंत्र की कमजोरी दिखाता है, मजबूती नहीं दिखाता है। ये तो मानते हैं कि जो काम भाजपा की, मतलब 5-5 केजी अनाज वाला, जो कोविड के समय से ज़्यादा इसका प्रचलन और उसमें तेज़ी लाया गया, तो उसके बाद से जो यह काम की, तो उसके बाद उसे भाजपा उसे अपनी पाले में लाने के लिए अपने कैडर को मतलब कहती है, यह आपका आरोप है। तो उसमें हमको कोई वैसा, जैसे राजनीति के लिए यह एक फ़ायदा ले रही है भाजपा, तो लोगों को तो लाभ पहुँच रहा है, जिनके थाली में कई व्यंजन नहीं रहते थे या नहीं ही थे समझिए, तो उन तक एक अच्छा फ़ायदा तो जा रहा है। अब कांग्रेस या घटक दल बोलेंगे, तो शायद उन तक ये असर करेगा कि ये हमारा भोजन पर भी रोक लगाना चाहते हैं, 5 केजी अनाज को। देखिए, हमने बचपन में जी, किताबों में पढ़ी थी कि अगर आप मछली मार रहे हैं और कोई भूखा आदमी आपके पास आता है, जी, अगर आप उसको एक मछली निकाल कर दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसकी आप वास्तविक रूप से मदद करना चाहते हैं तो उसको मछली पकड़ना सिखा दीजिए, जी, ताकि वो अपना जीवन यापन खुद कर सके। तो अगर विकास की मुख्य धारा में आप गरीबों को जोड़ेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति में ऐसा बदलाव आएगा कि वो अपना जीवन यापन अपना और अपने परिवार का खुद कर सकेंगे। आप उनको मजबूर कर रहे हैं, आप उनको रेवड़ी दे रहे हैं और उनसे वोट ले रहे हैं। तो इसमें नैतिकता भी नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। तो क्या किया जाए इसको, जो मतलब आपके हिसाब से रेवड़ी दे रहे हैं वो बंद कर दिया जाए या क्या किया जाए उसको? मेरा ये कहना है कि जो आर्थिक नीति है जी, वो समाज के पायदान पर जो आखिरी इंसान है जी, उसकी जिंदगी में बेहतरी होनी चाहिए, तभी किसी भी नीति का। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, महात्मा गांधी का अंत्योदय यही कहता है जी, कि कोई भी अगर नीति सरकार बनाती है तो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति की जिंदगी में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। जी, तो अगर आज हम ये बात करें कि हम बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था हो गए हैं, शेयर मार्केट का उछाल आप रोज देख रहे हैं, जी, और अडानी के शेयर में तो 15% 20% का इजाफा हो रहा है। तो ये पिछले 10 सालों की जो अर्थव्यवस्था जो बीजेपी की रही है, जो आर्थिक नीति रही है, उसमें ये साफ है कि अमीर और अमीर होता गया है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। जहाँ तक रोजगार देने की बात थी, रोजगार दी नहीं गई, और मैं वो संख्या नहीं कहना चाहता हूँ, रोज उसकी चर्चा होती है जी, जी, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। आप अगर हाल फिलहाल में देखें तो जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है उनका सर्वे ये दिखाता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की रोजगार चली गई है। जी, और जो हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसमें मजदूरों की संख्या बढ़ी है। तो मतलब जो शहर में जो मजदूर थे उनको आज मजदूरी नहीं मिल रही है, इसलिए वो गांव में जा रहे हैं। तो जो हमारा जो कृषि का जो क्षेत्र है जिसमें ऑलरेडी जिसके ऊपर प्रेशर था उसके ऊपर प्रेशर और बढ़ रहा है। पर आप लोगों का दावा था विधानसभा में कि अब भाजपा पहले वाले रूप में नहीं आ पाएगी। ये तो 2018 में दोनों राज्य हार गई थी, भाजपा के ही खाते में थी, दोनों राज्य हार गई थी। उसके बाद 19 में एक बेहतर परफॉर्मेंस था, इस बार तो सभी जीत गए। तो आप लोग 24 के लिए जो तैयारी कर रहे थे, उसमें कई चीज़ें आप देखेंगे तो लगेगा कि भाजपा कहीं न कहीं उन चीज़ों पर आप लोगों से ज़्यादा मजबूत है। इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? जैसे किन बातों पर? जैसे राज्य विधानसभा जो कमज़ोर थी वह जीत रहे हैं। वो कोई फ़ॉर्मूला लगा के राजनीति के लिए कहा जाता है कि कैसे भी वोट आ जाए, सीटें आ जाए। मतलब यह कांग्रेस के लिए यह 2024 के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ लगभग 80 के आसपास सीटें होंगी, 75 सीटें तो लोकसभा की। तो ये चीज़ों पर कैसे वो कवर कर पाएगी कांग्रेस और आपका अलायंस? देखिए, इसमें दो बात है। जी, जी। मैं आपको 2004 की याद दिला दूं। जी। 2003 में उस समय
अटल जी की सरकार थी जी और ये सारे राज्य जी बीजेपी के हाथ में आ गया था। उसके बाद अटल जी ने जो चुनाव 6 महीने बाद होने थे उसको पहले किया और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। और रिजल्ट क्या हुआ आपको मालूम है, कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। जी तो इसलिए इसको सीधा अगर आप 24 से जोड़ते हैं तो वो नहीं है, लेकिन जी जी। ये है कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप लोगों ने हल्के में लिया है इस नहीं, बार। बिल्कुल नहीं लिया। और मैं यही बताता हूँ अच्छा, कि पर एक एक मैं अब सवाल अच्छा, तो पहले आपके ये सवाल का तो ये जवाब क्लियर दे कर दूं। लीजिए जी, सॉरी। देखिए, तो मैंने क्या कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, जी क्योंकि ये लोकतंत्र में चुनाव का महत्व है जी और जनादेश का ही जनादेश भगवान का आदेश है। जी तो इस जनादेश जो अभी मिला उसका हम लोगों ने डेटा का डिकोडिंग किया है। जी हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो पहले के मुकाबले लगभग सेम रहा है, सही घटा है लेकिन सर। नहीं, जी 0.6%, जी 0.9% जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और 0.2% राजस्थान में बढ़ा है जी जहां कांग्रेस हारी है। लेकिन इसके कंपैरिजन में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। जी बीजेपी का बड़ा है। ठीक है, जी तो अब हमें यह देखना है कि कांग्रेस का वोट शेयर तो कम नहीं हुआ, इसके बावजूद अगर बीजेपी जीतती है और बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता है तो वोट कहां से आया, और उस वोट के लिए हमें काम करने की जरूरत है। तो जो आपने कहा कि इंडिया गठबंधन की आगे की क्या होगी, तो हमारा जो इंडिया गठबंधन का रोड मैप होगा इन्हीं चुनाव के परिणामों को एनालाइज करके हमारी रणनीति बनेगी 2024 के लिए, क्योंकि ये एक ड्रेस रिहर्सल था जिसमें कि हमें पता चल गया कि जमीन पर क्या हकीकत है, किस पार्टी की क्या शक्ति है, और इससे हमारा जो इंडिया अलायंस है उसको दशा और दिशा दोनों निर्धारित करने में बहुत सहायता मिलेगी। अब मैं मुख्य सवाल पर आऊँगा, आपकी पार्टी से जुड़ी हुई है राजद और जदयू। क्या वहाँ पर इन दोनों नेताओं के जो प्रमुख हैं या प्रमुख चेहरा कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सीधे, इन लोगों को जाना नहीं चाहिए था तालमेल बनाकर, या कांग्रेस ने कुछ ऐसा भाव नहीं दिया, या कांग्रेस ने बुलाया नहीं, या क्या कुछ बातें हैं? अगर ये दोनों जाते तो शायद कांग्रेस को कुछ फायदा होता। ये आप कैसे देखते देखिए, हैं? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने ये विचार रखा था, उनकी ये सोच थी कि इन चुनाव में दो चीज़ें करनी चाहिए। जी, पहले, पांचों राज्यों में इंडिया गठबंधन की महारैलियां हों, जी, जो मुख्य 2-3 शहर हैं हर एक राज्य के, और दूसरे जो कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ एडजस्टमेंट किया जाए, ताकि जैसे भारतीय आदिवासी पार्टी है, जी, वो कुछ सीटों पर प्रभाव डालती है। तो जो भी, जिसका सीपीएम हो या समाजवादी पार्टी हो, जिसको जहां पर जिसका कुछ भी जनाधार है उसको जोड़ने की बात थी। लेकिन ये हुआ नहीं। अगर आप एक सिनेरियो देखिए कि इंडिया गठबंधन की महारैली होती है और देश के अपोजिशन के सारे बड़े नेता एक प्लेटफॉर्म पर, और ये जितने नेता हैं वो ना सिर्फ अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जनता की निगाहों में उनके लिए बहुत सम्मान है। कांग्रेस ने नहीं मानी ना उनकी बात। नहीं, ये नहीं, चर्चा नहीं हुई, ये डिसीजन नहीं हुआ। अगर मेरा ये कहना है, देखिए, कोई भी घटना घटने के बाद उसका आप सिर्फ एनालिसिस कर जी, सकते जी, हैं, दोबारा उसको दोबारा उसको नहीं। जी नहीं सकते हैं। तो आज जो हम एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो शायद इस चुनाव पर पॉजिटिव असर पड़ता, एक सापेक्ष असर पड़ता। नीतीश कुमार ने एक सेंटेंस का यूज किया था 8 महीने पहले कि सारे विपक्षी विपक्षी दलों का एक चेहरा होगा भाजपा के खिलाफ। उस पर अमल होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर उस पर होता तो शायद 1-2% वोट इधर उधर होती। तो नीतीश कुमार जी बीच में भी बोले कि उन लोगों से बात क्या करें, वो लोग तो चुनाव में ही व्यस्त हैं, जब छुट्टी होगा तो बात करेंगे। मतलब नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल वहाँ पर लगे कि थोड़ा सीरियस नहीं ले पा रही है कांग्रेस।
देखिए, पहली बात जो आपने की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई बात बोली है। लोकसभा के लिए बोली थी, मगर नहीं, विधानसभा में भी इसका यूज हो सकता नहीं, था। ऐसी बात मेरी नज़र में तो नहीं आई है। सभी का एक चेहरा हो, नहीं, विपक्षियों का। नहीं, हम अलग-अलग नहीं अरे रहेंगे। नहीं, 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 जी, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। जी। देखिए, उन्होंने क्या कहा कि एक और एक कैंडिडेट हो, हाँ, एक भाजपा का हाँ, कैंडिडेट हो, हाँ, उसके एक खिलाफ अपोजिशन का एक कैंडिडेट हो। एक कैंडिडेट। चेहरा एक की बात नहीं हाँ, थी, चेहरा नहीं, कैंडिडेट 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 की बात थी, कैंडिडेट जी, 1 to 1 1 कैंडिडेट टू की 1 बात थी। जी। और इस बात पे सभी सहमत हैं, आज भी सहमत हैं, पहले भी सहमत थे। सहमत खाली मतलब बैठक में और मुँह से होते हैं, दिल से नहीं हो पा रहे हैं। सब अपना-अपना पार्टी बढ़ाने में वहाँ लग जाएँगे मध्य प्रदेश में। जैसे नहीं, देखिए, अब आने वाले समय में कल ही माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बक्सर में बताया कि शायद तीसरे सप्ताह में 17 या 18 तारीख को इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी। जी, और जब मीटिंग होगी तो फिर ये सबसे पहले तो अभी जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में चर्चा होगी। जी, जी, जी। अब नेचुरल है। और फिर आगे की रणनीति बनेगी कि जो भाजपा से इतर जो वोट है, जो जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जी, उसको बंटने से रोका जाए। और अगर ऐसा होता है तो आप पत्रकार हैं, आप सिंपल अरिथमेटिक देखेंगे जी। तो भाजपा का जीतना असंभव हो जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि इस पर जो मैं भूल रहा हूँ सवाल मतलब अभी याद आया था, अभी थोड़ा भूल गया हूँ। तो इस पर एक सवाल था कि बहुत अच्छा सवाल था। देखिए, जी, रविकांत जी, अ, ये इस तरह के जो चुनाव हुए, जो जी, परिणाम जी, आए, जी। तो ये हमारे इरादों को और मजबूत करेगा, तैयारियों को भी। जी, अभी तैयारियों सवाल को याद आ गया है। तैयारियों को मोदी मजबूत करेगा। जी, और याद आ गया है, माफ़ कीजिएगा। खबर यह चल रही कि मोदी आंधी में इंडिया गठबंधन ध्वस्त हो गई। ऐसी कई जगहों से जो मतलब हमसे बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं और ऐसी तमाम चीज़ें हैं, जो कह सकते हैं कि टीवी के चैनल हैं या और भी कुछ, भले ही लोकसभा का पर मोदी के सामने जो घटक दल हैं, वह असहज हो जाते हैं चुनावों में और ऐसी तमाम चीज़ों पर जब परिणाम आते हैं तो। ये मानते हैं कि नहीं कि हावी हो जा रहा है मोदी जो वेव चलता है या क्या कुछ जैसे 14 और 19 का परिणाम था, मानिए नहीं मानिए। वो जब मोदी जी रैली करते हैं तो जो भीड़ आती है और जो लोग उनके प्रति क्रेज़ी हो जाते हैं, तो इससे कहीं न कहीं वोटिंग पर जहाँ-जहाँ जाते हैं असर डाल देते हैं। देखिए, आपने तो बहुत सारे सवाल जी, एक साथ एक कर दिए। साथ आपने कर दिया। हाँ, 2014 का चुनाव अलग मुद्दे पर लड़ा गया था, जी। अलग स्थिति थी। मगर मोदी सर एक भौकाल हैं। नहीं, जी, आप सुनिए जी, ये ना, 2019 का चुनाव उसके मुद्दे अलग थे और 2024 के चुनाव के मुद्दे अलग होंगे। हाँ, चेहरा प्रधानमंत्री का था, उस समय भी था, जी, इस समय भी था। लेकिन सिर्फ चेहरा नहीं होता है, चेहरे के पीछे एक जी, मैसेजिंग होती है जी, और वो महत्व रखता है। जी, अभी आपने शायद गौर से वीडियोस नहीं देखे होंगे कि इन 5 राज्यों में जी, कई चुनाव रैलियां प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को इसलिए कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उनकी सभाओं में भीड़ नहीं जुटी थी, खाली कुर्सियां थी। आप खुद जी, भी जी। यूट्यूब बिल्कुल, देखेंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये हो बिल्कुल। जाएगा। तो इसलिए कोई ऐसा वेव नहीं है। और अगर आप राज्य दर राज्य में चुनाव को एनालाइज करने की कोशिश करें तो जो लोकल फैक्टर है, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव था, जी, तो जो लोकल फैक्टर्स हैं, वहाँ की जो वास्तविक स्थिति जो जमीन पर है, फर्क उससे पड़ता है। नहीं वोटिंग और परसेंटेज 2000, भाजपा की 2-4% सब जगह बढ़ जा रही है। ये हाँ, पिछले तो मैंने तो आपको क्या कहा कि कांग्रेस ने अपना वोट रिटेन किया, जी, इसके बावजूद भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ा है। जी, तो अब ये है कि ये नॉन कांग्रेस कौन सा वोट था जो भाजपा के पास आया। तो हमें भी पता चल गया ना कि जी, हमारा टास्क क्या है, टास्क है। कि हम अब ये दिख रहा है कि भाई किसको हमको टारगेट करना है। तो इन चुनाव का से जो लेसन हमको मिला है वो बहुतेरे लेसन है। जी, वो हमारे स्ट्रेटजी में, टैक्टिक्स में, प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में आपको आने वाले सप्ताहों में दिखना शुरू हो जाएगा। या आपको इंडिया गठबंधन एक नए कलेवर में, एक नए जोश में, एक नए दिखेगा। उत्साह के साथ, एक नए ब्लूप्रिंट के साथ और जनता के साथ
सामने एक प्लान जो हमारा होगा, जो मैनिफेस्टो होगा, जो एक ओवरऑल मैनिफेस्टो होगा, जो हमारी जो प्रवक्ता के नाते हौसला मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं लगता हाँ, है। जो हमारी विचारधारा है, और हम ये जनता के सामने हम ये लेके जाएंगे कि हम बीजेपी क्या ऑफर कर रही है और हम क्या ऑफर कर रहे हैं, और उसके बीच में जनता को ये ऑप्शन होगा कि उसको किसकी बात उसके भविष्य से जुड़ी हुई है। जी। और ये आप भी समझते हैं और कोई भी समझता है कि अगर जनता को ये लगता है कि जो मुद्दे इंडिया गठबंधन उठा रहा है, वो मुद्दे उसकी जातीय जिंदगी के लिए, उसके आने वाले संतान के लिए, आने वाले समय के लिए, देश के लिए अगर हितकर है, तो वो खुलकर इंडिया गठबंधन के साथ आएगी, और मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, तो ये बिंदु बार हम कई बातें आईएनडीआई ये घटक दल का हम समझ रहे थे। राजद के प्रवक्ता हैं करुणा सागर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता। उनसे कई चीज़ों पर, बातों पर हमने चर्चा किया, बातें किया और उनकी पार्टी की मनोस्थिति, उनके घटक दल की प्रमुख दलों पर की भी बातें की। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। हम प्रयास करेंगे कि तमाम खबरें लाते रहें और आपको सुनाते रहें। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।